नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुजी पे। मैं रणधीर वर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पे। मैं रणधीर वर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रक्त। ये हमारा जो परिसंचरण तंत्र है उस चैप्टर का एक टॉपिक है, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमें पढ़ने होते हैं 4 टॉपिक: हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिख रखा है। तो ये 4 टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें से आज हम केवल ब्लड देखेंगे। ठीक है, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है, ब्लड में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह सब देखेंगे। और धीरे धीरे हम इसको 2-3 वीडियो में पूरा का पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, जिसमें हम रक्त पढ़ेंगे, ठीक है, हृदय पढ़ेंगे। मतलब आज तो केवल हम रक्त पढ़ेंगे, आज केवल हम रक्त पढ़ेंगे। हमें पढ़ना क्या है वो देख लीजिए। हार्ट पढ़ेंगे, फिर हमें रक्त नलिकाएं पढ़नी है यानी कि ब्लड वेसल्स पढ़नी है, और लिम्फ पढ़नी है यानी कि लसिका पढ़नी है। तो जिसमें से आज हम आपको रक्त पढ़ाएंगे। तो रक्त में हमें क्या पढ़ना होता है कि देखो, ब्लड से तो हर कोई वाकिफ़ है, ब्लड सब ने देखा है, रेड कलर का होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा उसके बारे में और जानना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हमारे लिए प्रश्न वहीं से बनते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारी ब्लड होती है ना, वो एक तरीके की टिश्यू होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप बॉडी का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, चाहे वो प्लाज्मा मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, ठीक है, चिपचिपा सा कोई पदार्थ, तो कुछ भी हो हमारे बॉडी में, वो सारा का सारा सेल से बना हुआ है, यानी कोशिका से बना हुआ है। तो जो ब्लड है हमारा, वो भी कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। तो ब्लड को क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि आपको पता है कि सेल मिल के क्या बनाती हैं? सेल मिल के बनाती हैं ऊतक, जिसको हम कहते हैं टिश्यू। तो ये जो ब्लड होती है, ब्लड का जो सेल होता है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ऐसे करके, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सेल को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो होता है हमारा जो ब्लड होता है, उसमें हम 3 प्रकार के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं RBC, जिसको हम कहेंगे रेड ब्लड सेल्स, और हिंदी में कहेंगे इसको लाल रक्त कणिका। दूसरा होता है हमारा श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम कहते हैं WBC, अभी उसको हम देखेंगे आगे में, जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, शॉर्ट फॉर्म हो गया उसका WBC। और तीसरा जो हमारा हो गया प्लेटलेट्स। यानी कि ये 3 चीज़ RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं। ये 3 प्रकार के सेल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं, हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब ये जो हमारा जो ब्लड है, वो स्टार्टिंग में जब हमारा जन्म नहीं हुआ रहता है, जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये मान लो कि कोई एक भ्रूण है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, तो उसी समय हमारी बॉडी में जो इतने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे काम की चीज़ें हैं बॉडी में होनी चाहिए, वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन सब का जो है वो एक जगह होता है कि किस चीज़ को कहाँ पे बनना है, कौन से ऑर्गन को कहाँ पे बनना है। तो इस भ्रूण को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं, सबसे ऊपरी वाले को बोलते हैं एंडोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं मेसोडर्म, और लास्ट वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म। यानी कि हिंदी में कहेंगे अंतस्त्वचा, मध्यस्तर और बाह्य त्वचा। तो जो एंडोडर्म है, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो हमारी बॉडी की जो अंदर की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे। ऊपर वाले जो पोर्शन दिख रहा है आपको एंडोडर्म में, वहाँ पे बनेंगे। मेसोडर्म में हमारी ब्लड, ठीक है, हमारा जो बोन, और याद रखेंगे हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो हमारा मेसोडर्म में ही बनता है, ठीक है। और जो एक्टोडर्म है, यानी कि जो बाह्य त्वचा है, उसमें हमारी जो बाहरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, हमारी लाइनिंग मटेरियल जो
स्किन में जो लाइनिंग जो टिश्यू होती है वो सारी हमें एक्टोडर्म में देखने को मिलेंगे। तो ब्लड कहाँ बनता है? तो ब्लड बनता है मेसोडर्म में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि मध्यस्थर में निर्माण होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। आपको देख सकता है ऑप्शन में देखे वो पूछ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसे एक चीज़ और, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं लिक्विड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं तरल परिसंचरण द्रव्य, ठीक है। उसके बाद ये लाल रंग का होता है, सबको पता है, लाल रंग का तो होता है, सबको पता है, लेकिन किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन होता है, ठीक है। और आयरन कैसा होता है? रेड होता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन कैसा होता है? रेड होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड है वो रेड होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है ना। तो रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, इसमें प्रोटीन अथवा आयरन पाए जाते हैं। तो हमने बताया अभी आपको कि हीमोग्लोबिन की ही बात कर रहा है, इसमें प्रोटीन और आयरन पाए जाते हैं, इस वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो, हमारा ब्लड जो है वो रेड होता है। हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो है 7.2 से लेके 7.4। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में 7.4 दिया हो तो आप 7.4 के साथ जाएंगे, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिया हो तो भी आप 7.4 के साथ जाएंगे। और अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू दिया हो तो फिर आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 7.2 से 7.4 लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका 7.4 दिया हुआ है, अदर बुक में 7.2 दिया हुआ है, और 7.4 को हमने सर्कल कर रखा है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। और कैसा होता है हमारे नेचर में, कैसा होता है, इसी एसिडिक होता है कि बेस होता है? तो ये जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है, यानी कि क्षारीय होता है। आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एक स्केल होता है, 0 के इधर हमारा एसिड होता है और 0 के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? बेस होता है। तो वही उसी में इसकी अगर वैल्यू हम देखें तो इसको हम कहते हैं क्षारीय, मतलब कि क्षारीय होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है, इसको याद रखेंगे। फिर जो हमारी ब्लड कितनी होती है, कि अगर एवरेज में बात करूं कि एक इंसान में कितने लीटर ब्लड होते हैं, तो 5 से 5.5 लीटर ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि एक इंसान में ब्लड पाया जाता है, ठीक है, लीटर में 5 से 5.5 लीटर एवरेज। ये देखिए यहाँ पे पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पुरुष में या फिर एवरेज अगर आपसे पूछे मेल में या फिर एवरेज, तो आप कह सकते हैं कि 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर। लेकिन अगर वही फीमेल की अगर हम बात कर रहे तो फीमेल में 1 लीटर आपको कम कर देना है, यानी कि 4 से 4.5 लीटर फीमेल में ब्लड होता है। लेकिन वो आपसे एवरेज पूछेगा तो 5 से 5.5 लीटर आपको याद रखना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे हमारे लिए, वो है रक्त की संरचना, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, शुरुआती में बताया था आपको कि जो ब्लड है वो 3 तरीके के सेल से मिलके बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तो हो गई ब्लड की बात। लेकिन ब्लड में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो भी होता है। तो उसी को हम देखते हैं पूरा का पूरा एक चार्ट के माध्यम से कि ब्लड में हमें कौन कौन सी जो सेल्स हैं और कि क्या क्या चीज़ें मिल के जो एक ब्लड का निर्माण करती हैं, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उसको थोड़ा समझिएगा। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिखा है ब्लड। अब ब्लड जो है वो आपको 2 चीज़ों से मिल के बना है, एक होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है आपका ब्लड कार्पसेल्स, जिसको हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या फिर हिंदी में हम इसको रक्त कोशिका भी, रक्त कणिकाएँ भी कह सकते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55% और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 45%। ब्लड सेल्स में क्या क्या आ जाएंगी? तो ब्लड सेल्स में वही डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आ जाएंगी। और प्लाज्मा जो आपका चिपचिपा एक पदार्थ होता है, जिसको अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ये विस्कस होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, और इसमें जो 90 से 92% वाटर होता है। तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं ये ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने योग्य चीज़ें हैं वो आपको याद क्या रखनी है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक अलग अलग नाम दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। उसको पूछता है कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है। इस तरीके से प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिएगा जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को याद रखिएगा, एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रो मतलब होता है रेड,
साइट्स मतलब होता है सेल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एरिथ्रोसाइट्स। WBC को क्या नाम जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब होता है आपका वाइट और साइट्स मतलब होता है सेल। ये हमने बताया था आपको याद रखने के लिए कि ल्यूको का मतलब वाइट होता है जब हम सेल पढ़ रहे थे उस समय। और प्लेटलेट्स जो हमारा है, जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ सेल है, ब्लड सेल्स है, उसका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे कि प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, WBC को किस नाम से जाना जाता है, रेड ब्लड सेल्स को किस नाम से जाना जाता है। तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट, इसको याद रखेंगे। अब जो यहाँ पे हमारा जो ल्यूकोसाइट है, ये जो ल्यूकोसाइट है ना, ये फिर से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 5 तरीके में। 5 टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स है वो 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा यहाँ पे, पहला है आपका इओसाइनोफिल्स, दूसरा है आपका बेसोफिल्स, तीसरा है आपका न्यूट्रोफिल्स, चौथा है आपका मोनोसाइट्स और पांचवा है आपका लिम्फोसाइट्स। हिंदी में इसको एज इट इज़ लिख देंगे बस देवनागरी लिपि में, क्योंकि इसका हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है। हिंदी में बेसोफिल्स को बेसोफिल्स ही कहेंगे, इओसाइनोफिल्स को इओसाइनोफिल्स ही कहेंगे, न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स ही कहेंगे, मोनोसाइट्स को मोनोसाइट्स ही कहेंगे और लिम्फोसाइट्स को लिम्फोसाइट्स ही कहेंगे। तो फिर भी मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों तरीके के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, ये 5 तरीके के होते हैं। तो पूछेगा आपसे कि विच ऑफ द ब्लड सेल्स आर ऑफ 5 टाइप्स, तो बताना है आपको वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि कौन सी रक्त कणिकाएँ 5 तरीके की होती हैं। तो आपको वाइट सेल्स बतानी है। वाइट सेल्स जो श्वेत रक्त कणिका होती है वो 5 तरीके की होती है। अब ये जो ऊपर के 3 हैं, ऊपर के जो 3 हैं, इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इसको कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक। और जो नीचे के 2 हैं, इसको कहा जाता है एग्रेन्युलोसाइट्स। यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब कि कणिकामय, यानी कि ये जो ऊपर की 3 सेल्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं, उसमें कुछ ग्रेन्यूल चिपके होते हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। कुछ प्रोटीन्स के दाने छिड़के होते हैं और बाकी जो नीचे के 2 सेल्स हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन छिड़का नहीं होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि अकणिकामय। तो फिर से यहाँ से एक प्रश्न निकलता है कि ग्रेन्युलोसाइट्स के आधार पे वाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। फिर पूछेगा आपसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स आएंगी, तो ऊपर के 3 आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना है, इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ऊपर के 3 हमारे आएंगे ग्रेन्युलोसाइट्स में और नीचे के 2 आएंगे हमारे एग्रेन्युलोसाइट्स। हिंदी में भी बोलेंगे कणिकामय और अकणिकामय, ठीक है। अब हम आते हैं अपना, यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होगा। पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स और ये जो ल्यूकोसाइट्स के 5 टाइप के जो सेल होते हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो ब्लड जो है वो 2 तरीके से मिलके बना होता है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। प्लाज्मा का एक और नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स भी कभी कभी आपसे दे सकता है एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे। तो जो प्लाज्मा हमारा है वो कितना होता है, 55% होता है। प्लाज्मा हमारा 55% होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है ये एक तरल लिक्विड है, यानी कि ये तरल है, मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ये हल्के पीले रंग का होता है, यानी कि पेल येलो कलर का होता है, हल्का सा पीला होता है, लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं आपको। आप कभी हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो वहाँ पे जब ब्लड टेस्टिंग होती है, या देखेंगे छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसमें ब्लड को रखा ऐसे ऐसे हिलाते हैं, सेक क्रैक किया जाता है। तो आपने देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो रेड होता है, ऊपर हल्का सा कुछ येलोइश दिखता है, तो वही होता है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। फिर इसमें जो होती है चिपचिपी टाइप की होती है, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का भी होता है, जिसको हम विस्कस कहते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है ग्रुप डी में, 90 से 92% वाटर होता है। ये सब जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 90 से 92% इसमें पानी होता है, 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की परसेंटेज भी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि एलएपी टेक्नीशियन में 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है। अब जो प्रोटीन है वो इसमें कौन कौन से होते हैं उसको याद रखना है आपको। पहला है फिब्रिनोजेन,
दूसरा है आपका एल्बुमिन, तीसरा है आपका ग्लोबुलिन। हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इसमें से जो फिब्रिनोजिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिब्रिनोजिन जो है ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब कि थक्का जमाने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे आपको चोट जब लग जाती है तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है, बहना रुक जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे लिए कि अगर वैसा नहीं होगा तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये फिब्रिनोजिन है, ये वही रोल अदा करता है इसमें कि क्या करता है, क्या ये ब्लड को क्लॉट कर देता है, ब्लड का थक्का जमा देता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। ये प्लाज्मा में मिलते हैं हमें। उसके बाद इसमें कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, सॉल्ट होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है यहाँ पे सीरम। सीरम किसको कहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, मतलब कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये है हमारा ब्लड, ठीक। ब्लड में से अगर हम ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं, ब्लड सेल्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ब्लड में से ब्लड सेल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो चीज़ निकल के आएगी उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। इसको समझिएगा यहाँ पे ऐसे, ये है ब्लड। ब्लड दो चीज़ से मिलके बना है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। तो अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल देंगे, यानी कि ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल देंगे तो केवल प्लाज्मा बचेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब फिब्रिनोजेन प्रोटीन, क्योंकि फिब्रिनोजिन ही क्लॉटिंग फैक्टर है, वही है जो ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। तो जब हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजिन प्रोटीन वो जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सीरम, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में, अब पूछा भी है कि सीरम क्या है, और नीचे आपको दे देगा ऑप्शन कि प्लाज्मा में से क्या निकालेंगे तो सीरम नहीं बचेगा। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं तो हमारे पास सीरम बचता है, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलेगा जब हम ब्लड वगैरह देते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये देखने को आराम से मिल सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी के बारे में, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स या फिर हम लाल रक्त कणिका कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मतलब होता है रेड। जहाँ भी ये आपको बायो में वर्ड देखने को मिले एरिथ्रो, समझ जाना है आपको कि रेड कलर की बात हो रही है। एरिथ्रो रेड, और साइट्स मतलब होता है आपका सेल, यानी कि रेड सेल्स। तो सबसे ज़्यादा जो सेल है नंबर में, सबसे ज़्यादा जो कोशिका है, मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स, वो रेड ब्लड सेल्स की ही है। यानी कि अगर ये तीनों सेल्स में मैं बात करूं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सेल्स है, यानी कि काउंटिंग में अगर हम पूछें कि कितने होते हैं, कितने मिलियंस होते हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स कितने मिलियंस हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका होता है रेड ब्लड सेल्स। कितना होता है? तो ये होता है आपका 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ऑफ ब्लड, यानी कि अगर हम 1 mm ब्लड लेता हूँ तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन हमको रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगे। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि हमारे ब्लड में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर लो कितने मिलियंस या कितने करोड़ या कितने खरब अरब हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है। तो ये 1 मिलीमीटर में इतना ब्लड होता है, इतना ब्लड सेल्स होता है, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। और ये किस में मैं बात कर रहा हूँ? मेल की बात कर रहा हूँ। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे कि एवरेज पूछे या आपका मेल का पूछे वो सेम रहता है, फीमेल में चेंज हो जाता है। फीमेल में आपको फिर वही कम कर देना है, कितना? 1 मिलियन, यानी कि 4 से 4.5 मिलियन आरबीसी होती हैं फीमेल में। जिस तरीके से यहाँ पे ब्लड में हमने बताया था आपको कि 4 से 4.5 लीटर हो जाता है, 1 लीटर की कम अंतर हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे ब्लड सेल्स में भी 1 मिलियन का डिफरेंस हो जाता है
5 से 5.5 मिलियन पुरुष में और 4 से 4.5 मिलियन महिलाओं में ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं। ब्लड सेल्स बनता कहाँ पे हमारे बॉडी में, ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो रेड बोन मेरो, ठीक है, रेड बोन मेरो एक जगह है हमारे बॉडी में, वहाँ पे ये ब्लड बनता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। यहाँ पे हमारा ब्लड बनता है। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, यानी कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, तो उस वक्त जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है हमारे लीवर और स्प्लीन में। लीवर और स्प्लीन यानी कि यकृत और पलीहा, यहाँ पे बनता है ब्लड। कब? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जब हम भ्रूण के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और फिर जब हमारा जन्म हो जाता है तब हमारा ब्लड जो है वो रेड बोन मैरो में बनता है, मतलब कि आरबीसी रेड बोन मैरो में बनता है। उसके बाद इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है इसमें कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब सेल्स हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी इस चीज़ को हमने बताया था कि जो आरबीसी है उसमें रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेल्स कोई भी हो, कोई भी कोशिका हो, उसके सेंटर में या उसके साइड में कहीं ना कहीं हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। लेकिन ब्लड में ऐसा नहीं है, ब्लड में जो है न्यूक्लियस नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल्स है ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे शेप में, ठीक है। ये आपने देखा होगा एक तरीके का जो पेड़ा होता है, मिठाई होती है, उस तरीके के ये देखने को मिलते हैं, बीच में थोड़ा सा ये दबा रहता है, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे भी दो आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं, दो अपवाद याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं उसमें कि जो ऊँट होता है, जो कैमल होता है और जो लामा होता है, लामा भी एक तरीके का जानवर है, गूगल करके फ़ोटो देख लीजिएगा। कैमल और लामा के जो आरबीसी होती है उसमें ये जो है न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो मिलता है, ठीक है। आकार इसका कैसा है, तो आकार इसका उभया अवतल है, यानी कि एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक होता है तुम आपका कॉन्वेक्स और एक होता है आपका कॉनकेव। लेकिन ये क्या है कि उभया अवतल है, यानी कि बाई कॉनकेव है। इसकी जो आकार है वो कैसी होती है, बाई कॉनकेव। देखिएगा यहाँ पे बाई कॉनकेव। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, तो ये तो हमने यहीं पे देखा था कि रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी जो रेड दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है, हीमोग्लोबिन की वजह से दिखती है। और हमारा ब्लड रेड क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लड में सबसे ज़्यादा, क्या मैंने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स तो आरबीसी की ही होती है, और आरबीसी में होता है हमारा हीमोग्लोबिन, तो इस वजह से हमारा पूरा का पूरा ब्लड जो है वो रेड दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया था आपको कि ब्लड हमारा दिखता है रेड। तो जब मैं ब्लड कह रहा हूँ ना, तो ब्लड जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें आपका ये सारा कुछ आ जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी, प्लाज्मा, सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स की हैं, इस वजह से हमारा पूरा खून जो है वो लाल दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड बैंक, ये भी प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछा है, देखिए हमने यहाँ पे इसको घेर के रखा है, जो पूछता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, हमारे बॉडी की ब्लड बैंक। तो आपको याद रखना है पलीहा को। क्यों? क्योंकि जो स्प्लीन है ना, वहीं पे सारे आरबीसी जाके अपनी, क्या कह सकते हो कि जो अंतिम जो उनकी यात्रा होती है वो स्प्लीन तक आके ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि स्प्लीन में आके वो मर जाती हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक कहा जाता है हमारे स्प्लीन को, पलीहा को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसकी साइज़ कितनी होती है हमारे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की, तो 7 to 8 माइक्रोन होती है साइज़ इसकी, ठीक है। और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेके जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जिसके माध्यम से जाएगी सब सेल्स में, वो कौन लेके जाएगा, आरबीसी लेके जाएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसी वजह से जो इसमें है वो न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियस होगा तो ये कुछ जगह को कैप्चर कर लेगा, कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसके पास जगह कम बचेगी, इस वजह से इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो पहला पॉइंट। दूसरा, इसका शेप ऐसे कॉनकेव क्यों होता है, बाई कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि बाई कॉनकेव होने से इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। इस वजह से जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा आएगी,
ठीक है। दूसरा कि इसका एक जो मुड़ा हुआ रहता है, इसका एक और फीचर क्या है कि जब ब्लड जो है वो ब्लड आरबीसी जब सेल्स के पास जाती है तो पतली पतली वेसल्स होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स, पतली पतली से नलिकाएं होती हैं, तो जहाँ पे ये आराम से अपने आप को फोल्ड करके उस पतली सी वेसल्स में घुस सकती है। इस वजह से इसकी शेप ऐसी होती है कि ये आराम से, क्योंकि जो पतली पतली जो नलिकाएं होती हैं ना, जिसमें से ये ब्लड जाएगा हर एक सेल के पास, अपना ऑक्सीजन देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आएगा, तो उसकी वजह से इसका शेप ऐसा है कि ये आराम से उसमें फोल्ड होकर घुस सकती है। तो इसी वजह से इसकी जो शेप है या इसका जो बाइकॉन्केव नेचर है, इसमें जो न्यूक्लियस नहीं है, इसी वजह से है ताकि आराम से ऑक्सीजन को ले जा सके, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। उसके बाद इसकी जीवन काल कितनी है, ये कितने दिन तक ज़िंदा रहती है, तो ये 120 दिन, मतलब कि मैक्सिमम 120 दिन तक ज़िंदा रहेगी। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है मैक्सिमम जो है वो 120 दिन तक ये ज़िंदा रहेगी, ठीक है। और मरेगी कहाँ जाके, मरेगी ये पलिहा में, ठीक है, पलिहा में जाके मरेगी। इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ, मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, इसको कहा जाता है ग्रेव यार्ड, यानी कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है, पूछेगा आपसे, तो बताना है आपको पलिहा में। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पलिहा में ही जाके मर जा रही है सारी, वहीं पे जाकर दफन हो जा रही हैं। तो ग्रेवयार्ड हम इसको आराम से कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेवयार्ड मतलब कि जहाँ पे मृत्यु होती है तो लास्ट में उसको हम जाकर दफनाते हैं। तो उसी तरीके से रेड ब्लड सेल्स जो है वो ग्रेवयार्ड पलिहा में जाके मर जाती है 120 दिन के बाद, या 120 दिन के आते आते तक वो मर जाती है। इस वजह से हम इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। किसको कहते हैं, पलिहा को कहते हैं, ठीक है। अब पूछता है आपसे कि एक हेमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए एक एवरेज इंसान में, तो आपको याद रखना है कि 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना, पर 100 ml ऑफ ब्लड में, यानी कि अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए। तो आप कभी करवाए होंगे टेस्ट क्लिनिक में जाके कि आपका हेमोग्लोबिन चेक कर दीजिए। हेमोग्लोबिन चेक करने से मतलब क्या है कि आपके ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी है वो पता करना होता है। मतलब जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन होगा उतनी ज़्यादा आपके शरीर में आरबीसी होगी, यानी आरबीसी होगा मतलब कि आपके शरीर में खून होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो तो आरबीसी ही है हमारे ब्लड में ना। इस वजह से हम हेमोग्लोबिन चेक कराते हैं। तो हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए एक स्वस्थ इंसान में, या हम कह सकते हैं कि एक पुरुष में 12 से 16 ग्राम आपका होना चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में। दूसरा 12 से 14 ग्राम होना चाहिए आपकी फीमेल में, महिलाओं में वैसे ही ब्लड कम होती है, ठीक है। तो ब्लड महिलाओं में 12 से 14 ग्राम होनी चाहिए, मतलब हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की नापने की जो डिवाइस है उसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, आरबीसी काउंट मशीन, यानी कि आरबीसी का जो काउंट करने का जो मशीन होती है कि कितने आरबीसी हैं हमारे ब्लड में, 5 से 5.5 मिलियन होते हैं। तो वो जो डिवाइस जो काउंट करती है उसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमो का मतलब ही होता है आपका क्या, हेमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी को कहा जाता है हमारे बॉडी का एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का काम क्या है, एम्बुलेंस का काम है कि जहाँ पे भी कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई गिर गया है, कोई मर गया है, तो उसको वहाँ पे जाती है, वो फिर वहाँ से ले आके हॉस्पिटल लेके जाती है। तो सेम जो है हमारा आरबीसी का काम है, क्योंकि हमारे बॉडी में कहीं भी कोई चोट लगेगी तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है कि वहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को पहुँचाया जाए। तो ऑक्सीजन लेके कौन जाता है, आरबीसी में लेके जाती है। इस वजह से हमारे जो आरबीसी है उसको कहा जाता है एम्बुलेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी कि एम्बुलेंस की तरह काम करती है, वर्क लाइक एम्बुलेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। यह तो हो गया हमारा आरबीसी। दूसरा जो हमारा वो क्या था, दूसरा हमारा था ल्यूकोसाइट। इसको हम यहाँ पे देखते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स को हम कहते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लेटलेट्स लिख दिया है। ल्यूकोसाइट्स को हम कहेंगे WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। इसमें कोई भी रंजक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई पिगमेंट नहीं होता। जैसे कि इसमें हेमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड दिखता है, लेकिन इसमें कोई भी कलर नहीं मिलता है हमें देखने को। इस वजह से इसका नाम ही है वाइट ब्लड सेल्स। और ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट, हमने पहले ही बताया आपको। तो इसमें कोई भी रंजक नहीं मिलता है देखने को, ठीक है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जैसे कि आरबीसी में उपस्थित नहीं होता है,
इसमें उपस्थित होता है। ये कितने हैं संख्या में, तो ये 6000 से 8000 हमको WBC देखने को मिलेंगे पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। यानी कि अगर मैं 1 मिलीमीटर ब्लड लूँ तो उसमें हमें WBC की संख्या कितने मिलेगी, 6 से 8000। इसमें हमको RBC कितने देखने को मिले थे, 5 से 5.5 मिलियन। तो देख लीजिए डिफरेंस कितना है, ये कहाँ मिलियन में है और ये कहाँ 1000 में है। समझ में आ रही है बात। इस वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है। उसके बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें बीमारियों से लड़ने में जो मदद करती है, उसको बढ़ाने में वाइट ब्लड सेल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसमें से सबसे बड़ा योगदान जो इनके 5 प्रकार के जो सेल्स होते हैं ना, इनका होता है। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इंक्रीज इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। तो इसका वाइट ब्लड सेल्स का काम वही हो गया। जिस तरीके से रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कैरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, उसी तरीके से ल्यूकोसाइट्स का काम होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। यानी कि हमारी बॉडी को उस तरीके से तैयार करना कि अगर कोई फ्यूचर में या भविष्य में कोई बीमारी हमें हो या कुछ तरीके का कोई वायरस हो, अटैक हो, तो हम उससे लड़ सकें। ठीक है। फिर एक वर्ड आता है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि इसमें WBC की संख्या जो है बढ़ने लगती है। ठीक है, WBC की संख्या अचानक से बढ़ने लगती है और कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो तो बीमारी बनाएगी। तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ना, इंक्रीज इन WBC, जिसकी वजह से हमारा होता है ब्लड कैंसर। इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 10 से 13 दिन। 10 से 13 दिन बनता है कहाँ पे, तो वाइट बोन मैरो में। जिस तरीके से ब्लड बनता था, RBC बनता था रेड ब्लड सेल्स में, रेड बोन मैरो में, उस तरीके से WBC वाइट बोन मैरो में। आकार इसका कैसा होता है, तो WBC का रेड ब्लड सेल्स का आकार तो ऐसा होता है। वाइट ब्लड सेल्स देखने को कैसा मिलेगा, तो अमीबा शेप का होता है। और अमीबा आपने पढ़ा होगा 8-9 में कि अमीबा का क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। यानी उसका कोई भी शेप नहीं होता, वो किसी तरीके का भी हो सकता है। वो इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, वो इस तरीके का भी हो सकता है, वो इस तरीके का भी हो सकता है। मतलब कि इसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है। इस वजह से इसका इरेगुलर शेप कहा जाता है, अमीबा को इरेगुलर शेप कहा जाता है। और हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है वो भी उसी तरीके का है, उसका भी कोई शेप नहीं है। और ये 5 तरीके को होती हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था आपको, ये 5 तरीके की होती है। तो ये तो जो था वो हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो देखा भी होगा। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे इनके 5 प्रकार के जो सेल्स हैं वो, और एक हमारा बच जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो ब्लड वो होता है ख़त्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर हृदय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।